वृद्ध आश्रम में रह रहे राजेंद्र जी की तबीयत काफ़ी दिनों से खराब चल रही थी। इस बात की खबर उनके बेटे अभीर को दी गई, लेकिन बेटा एक बार भी उनसे मिलने नहीं आया और ना ही उनकी खोज खबर ली। बीमारी के चलते ही राजेंद्र जी की मृत्यु हो गई। जब यह बात उनके बेटे अभीर को बताई गई, तब वह अंतिम संस्कार करने के लिए वृद्धाश्रम के लिए निकलता है, क्योंकि वृद्धाश्रम उनके घर से दूर था। लमसम 3 से 4 घंटे लगते थे आने जाने में। अभीर ने अपने पिता को इतनी दूर वृद्धाश्रम में इसलिए भेज दिया था ताकि किसी को पता न चले कि उसके पिता वृद्धाश्रम में रह रहे हैं या कि गांव में, क्योंकि वह अपनी पत्नी के बहकावे में आकर अपने पिता के साथ इतनी घटिया हरकत कर चुका था। जब से अभीर ने वृद्धाश्रम में छोड़ दिया था, तब से वह इसी वृद्धाश्रम में रह रहे थे। यहाँ रहते रहते सभी लोग एक परिवार की तरह रहने लगे थे, क्योंकि वह सच को अपना चुके थे, क्योंकि उनके परिवार वाले अब उनसे कोई मतलब नहीं रखना चाहते हैं और अब जो भी है बस यही है, शांति वृद्ध आश्रम ही उनका घर है और यहाँ पर रहने वाले लोग ही उनका परिवार हैं। राजेंद्र जी अपनी मृत्यु के समय वृद्धाश्रम में रहें और जब से अभीर अपने पिता को वृद्धाश्रम में छोड़कर गया, तब से अभीर से बात करने की उन्होंने कई बार कोशिश की थी, लेकिन अभीर के पास कभी समय ही नहीं होता था। धीरे धीरे राजेंद्र जी ने भी उसे फ़ोन करना बंद कर दिया और आज काफ़ी समय बाद अभीर के फ़ोन पर किसी की कॉल आई, जिसने उन्हें बताया कि अभीर के पिता राजेंद्र जी की मृत्यु हो चुकी है और उनके अंतिम संस्कार के लिए उनके बेटे अभीर को वृद्धाश्रम में आना होगा। वृद्धाश्रम में आने के बाद अभीर अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए गया और अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद अभीर अपने पिता का बचा खुचा सामान देखने और वापस लेने के लिए वृद्धाश्रम पहुंचा। दरअसल महीने भर पहले राजेंद्र जी ने अपने ही एक दोस्त को बताया था कि यदि उनकी मृत्यु के बाद उनका बेटा उनका अंतिम संस्कार करने के लिए आता है तो उनकी एक अंतिम इच्छा है, और वह अंतिम इच्छा उन्होंने एक पर्चे में लिखकर अपने बक्से में रखी हुई है। जब अभीर अंतिम संस्कार के लिए आया था, तब उस दोस्त ने अभीर को उसके पिता की अंतिम इच्छा और बक्से में रखे पर्चे के बारे में बताया, जिसे देखने के लिए अभीर वापस वृद्धाश्रम लौटा था। वृद्धाश्रम में पहुंचकर अभीर ने अपने पिता का बक्सा खोला, जिसमें कुछ पुरानी चीज़ें पड़ी हुई थी। उन पुरानी चीज़ों में अभीर को अपने काम की कोई चीज़ नहीं लगी। अभीर ने वह लेटर ढूंढना शुरू कर दिया जो कि बक्से के सबसे निचले तल पर एक पेपर के नीचे रखा हुआ था। अभीर ने अपने पिता का वह आखिरी खत उठाया और उसे उठाकर यह जानने के लिए पढ़ने लगा, आखिर उसके पिता की अंतिम इच्छा क्या थी। अभीर अपने पिता की अंतिम इच्छा जानने के लिए उस पत्र को जैसे ही पढ़ने लगता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह खुद पर काबू नहीं कर पाता। और क्योंकि वृद्धाश्रम में उसकी पत्नी भी साथ आई हुई थी, तो उसकी पत्नी मोनिका भी वहीं कमरे में खड़ी थी, जो कि अपने पति को रोते हुए देखकर कहती है, क्या हुआ अभीर, तुम रो क्यों रहे हो? तुम इसलिए दुखी हो कि तुम्हारे पिता की मौत हुई है, लेकिन एक ना एक दिन तो सबको जाना ही होता है। परेशान मत हो, इसमें रोने की कोई बात नहीं है। अभीर अपने आंसुओं को पोंछता है, लेकिन वह आंसुओं को जितना पोंछने की कोशिश करता, उतने ही उसके आंसू और बहे जा रहे थे, जिन्हें वह चाह कर भी रोक नहीं पा रहा था। लगातार बहते हुए आंसुओं को देखकर मोनिका बोली, आखिर ऐसा क्या लिखा है तुम्हारे पापा ने, जिसे पढ़कर तुम बस रोए जा रहे हो? मुझे भी दिखाओ। मोनिका ने अभीर के हाथ से पत्र लेकर पढ़ा तो उसके हाथ पैर कांपने लगे
और वह चुपचाप खड़ी रह गई, जैसे उसे भी कोई सांप सूंघ गया हो। वह कुछ नहीं बोली और बस बुत बनकर खड़ी रही। अभीर वहीं बैठ गया और अपने पिता की तस्वीर को देखकर रोने लगा। वह रोते रोते अपने पिता से माफ़ी मांगने लगा। वह रोते रोते यह सब बातें कह रहा था। पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए। जाने क्यों मैंने कभी आपकी बातों पर विश्वास नहीं किया। मैं आपके अलावा हर एक इंसान की बातों को महत्वपूर्ण समझता रहा, लेकिन आपकी बातों को मैंने कभी तवज्जो नहीं दी, ना ही कभी आपको कुछ समय देने की कोशिश की। मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे अनमोल चीज़ को खो दिया। पापा, आप मेरे लिए क्या थे यह मैं कभी नहीं समझ पाया, पर आज जब आप मेरे पास नहीं हैं तो मुझे आपकी बहुत कमी खल रही है। पापा, आप कहीं से भी वापस आ जाइए। अभीर आंखों में आंसू लिए भरे गले से इतना सब कहे जा रहा था, जबकि ठीक से उसकी आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। मोनिका अपने पति को संभालती हुई बोली, अभीर, खुद को संभालो, अब सोच को तो नहीं बदला जा सकता। तभी अभीर गुस्से में मोनिका को घूरता हुआ उठा और उसे खुद को दूर ढकेलता हुआ बोला, हाँ, अब इस सच को तो नहीं बदला जा सकता कि मेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे और अब मैं उन्हें कभी चाह कर भी नहीं देख सकता। लेकिन जब वे इस दुनिया में थे और जब वह मुझसे बातें करना चाहते थे, मुझसे मिलना चाहते थे, तब भी मैं उनसे ना मिल सका, केवल तुम्हारे कारण। तुम्हारी छोटी मोटी बातों के कारण तुमने मेरे पापा के खिलाफ क्या कुछ नहीं कहा। मोनिका, तुमने मेरे मन में मेरे पिता के प्रति इतना जहर घोल दिया कि मुझे ना चाहते हुए भी अपने पापा को घर से बाहर निकालना पड़ा और मेरे पापा बस मुझसे बार बार कहते रहे कि उनकी कोई गलती नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है और उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन मैंने उनकी कोई बात ना सुनकर तुम्हारी हर एक बात पर विश्वास किया और तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। अगर आज मेरे पापा मेरे लिए ये पत्र छोड़कर नहीं जाते तो मैं कभी भी सच जान ही ना पाता और हमेशा ही अपने पापा को बुरा समझता रहा। मोनिका, मैं तुम्हें इस गलती के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुमने कोई छोटी मोटी गलती नहीं की है, बहुत बड़ा गुनाह किया है और इस गुनाह की कोई माफ़ी नहीं है। चली जाओ मेरी नज़रों के सामने से, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता। गुस्से में मोनिका और अभीर दोनों घर तो आ जाते हैं, लेकिन घर आते ही अभीर मोनिका को अपने घर से बाहर कर देता है। मोनिका रोती रोती घर से चली जाती है और अगले ही दिन मोनिका की माँ और उसका भाई मोनिका को लेकर अभीर के घर आते हैं। मोनिका की माँ अभीर पर चिल्लाते हुए कहती है, अभीर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा बर्ताव करने की? आखिर तुमने उसे समझ क्या रखा है? तुमने मेरी बेटी को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम नहीं जानते कि मैं क्या कर सकती हूँ? तभी अभीर गुस्से में चिल्लाता हुआ बोला, क्या कर सकती हैं आप? बताएं, क्या कर सकती हैं आप? आपके जो बस में हो आप वह कर लीजिए, लेकिन अब मैं इस औरत को इस घर में नहीं रख सकता। आप जानते भी हैं कि इस बार आपकी इस प्यारी बेटी ने क्या किया है। मोनिका की माँ अभीर को गुस्से में देखकर थोड़ा शांत होती हुई बोली, आखिर ऐसा भी क्या कर दिया मेरी बेटी ने जिसके लिए तुम उसे घर से निकाल रहे हो? तब अभीर ने अपनी सास से कहा, यह सब आप अपनी बेटी से ही क्यों नहीं पूछ लेती कि उसने क्या किया है? मोनिका नजरें झुकाए खड़ी रहती है। तब उसकी सास फिर से अभीर की ओर देखने लगती है। तब अभीर कहता है, यह तो नहीं बताएगी आपको इसने क्या किया है, पर मैं आपको बताता हूँ कि उसने क्या किया है। दरअसल आपकी बेटी को शुरू से ही अकेले रहना पसंद था और उसे मेरे पापा का इस घर में रहना बहुत खटकता था। आपकी बेटी मुझे अक्सर ही कहती रहती थी कि हम पापा को वृद्धाश्रम में क्यों नहीं छोड़ देते, लेकिन मुझे
पापा को यूं वृद्धा आश्रम में छोड़ना सही नहीं लगता था। फिर धीरे धीरे इसने चालें चलना शुरू कर दिया ताकि यह मेरी नज़रों में मेरे पापा को बुरा बना सके। इसने छोटी मोटी अनेकों चालें चली, पर जब उसे इससे कोई काम नहीं बना तो इसने पापा को तंग करना शुरू कर दिया। कभी यह खाने में ज़्यादा नमक डाल देती तो कभी पापा के खाने में मिर्च का पूरा डब्बा उड़ेल देती। बस ऐसे ही चीज़ों से यह पापा को परेशान करती रहती। कभी उनका नहाने का पानी में गर्म करके रखता हूँ और खुद जाकर उसमें बर्फ़ डाल देती और मैं बेवकूफ़ इन सब बातों से अनजान बना रहा। मुझे तो यह सब कभी पता ही नहीं चल पाया। इतना सब होने के बाद भी मेरे पापा ने कभी भी मुझसे इसकी शिकायत तक नहीं की, केवल इसलिए कि मेरा परिवार ना बिखर जाए। लेकिन फिर भी इसे जरा शर्म नहीं आई और उसने अपनी ऐसी ही घटिया हरकतों को जारी रखा। लेकिन मुझे तो इन सब चीज़ों के बारे में कुछ पता ही नहीं था। मैं तो सोच रहा था कि मोनिका बहुत अच्छी है और मेरे बाद मेरे पापा का बहुत ख्याल रखती है, पर सच्चाई तो कुछ और ही थी। ऐसे ही एक दिन जब मैं ऑफिस से आया तो मोनिका ने मुझसे कहा, अभीर, मैंने अलमारी में थोड़े पैसे रखे थे लेकिन मुझे अब पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो मैंने मोनिका से कहा कि शायद तुम्हें ध्यान नहीं रहा होगा और तुम बाजार में ही पैसे ज़्यादा खर्च कर आई होगी, या फिर तुमने ही पैसे कहीं गिरा दिए होंगे और अब तुम घर में आकर ढूंढ रही हो। अगर पैसे घर में रखे होते तो भला कहाँ जाते। तब मोनिका ने मुझसे कहा, देखो अभीर, घर में तुम्हारे, मेरे और पापा जी के अलावा और कोई नहीं है, तो भला कहाँ चले गए। मुझे यह सब सुनकर बहुत गुस्सा आया और मैं मोनिका पर चिल्ला बैठा कि तुम कैसी बातें कर रही हो मोनिका, तुम पापा के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। पापा को भला क्या ज़रूरत है पैसे चुराने की, जो कुछ भी है सब उनका ही तो है। मोनिका ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा। फिर कुछ दिनों बाद जब हमें एक रिश्तेदार के यहाँ बर्थडे में जाना था, तब मोनिका ने मुझसे कहा कि उसकी अलमारी में ना ही तो उसके गहने हैं और ना ही वह 2 लाख रुपए हैं जो मैंने उसे 1-2 दिन पहले ही संभाल कर रखने को दिए थे। तब मोनिका ने मुझसे यह सब बताया तो मेरे तो पैरों तले ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि मैंने अपनी कई सालों की जमा पूंजी जो नई कार खरीदने के लिए जमा किए थे वह पैसे गायब हो गए थे। तो मैं बहुत परेशान हो गया और मैंने मोनिका से कहा, मोनिका देखो कि कहीं होंगे पैसे। और मैं और मोनिका दोनों पूरे घर में पागलों की तरह पैसे ढूंढने लगे, लेकिन हमें पैसे कहीं नहीं मिले और ना ही मोनिका के गहने मिले। तभी पापा बाहर पार्क से घूमते हुए आए और मोनिका पार्क को देखते ही कहने लगी, अभीर, आज तुम चाहे जो भी कहो, मैं चोर को पकड़ कर ही रहूँगी। इतना कहते हुए मोनिका बिना कुछ सोचे समझे पापा जी के कमरे में घुस गई। पापा कहते रहे कि यह सब तुम क्या कर रही हो बहू, और अचानक मेरे कमरे में सारा सामान इधर उधर क्यों कर रही हो। मोनिका बोली, चोर को निकालने की कोशिश कर रही हूँ। जिस चोर ने चोरी की है उसको सबके सामने लाने की कोशिश कर रही हूँ। बात को बढ़ाते हुए मोनिका ने सारा सामान इधर उधर किया और सारा सामान ढूंढने लगी। तभी पापा की अलमारी से नोटों की गड्डियाँ और मोनिका के गहने भी नीचे गिर पड़े, जो कि पापा की अलमारी के अंदर रखे हुए थे। यह देखकर मैं भी पगला गया और मुझे भी लगा कि शायद मोनिका सही कहती है, मैं ही उसे गलत समझ रहा हूँ। इन सब बातों को सोचते हुए मैंने मोनिका की बात को मानते हुए पापा को वृद्धाश्रम भेज दिया। जब पापा वृद्धाश्रम जाने के लिए तैयार नहीं हुए तो मैंने खुद उनके कपड़े पैक किए और उन्हें कहा कि या तो वह खुद कमरे से बाहर आ जाएं, वरना मुझे मजबूरी में उन्हें घसीटते हुए घर से बाहर निकालना होगा। इतना कहकर मैं कमरे से बाहर आ गया और कुछ ही देर बाद पापा भी अपना बक्सा लेकर कमरे से बाहर आ गए।
पापा की आंखें बिल्कुल सूजी हुई थी। शायद वह पूरी रात रोते रहे। पापा मुझे बस यही कह रहे थे कि मैं नहीं जानता बेटा, यह सब सामान मेरी अलमारी में कैसे आया। मुझे नहीं पता कि यह सब किसने किया है, पर मैंने आपकी बेटी की बातों में आकर उनकी एक ना सुनी और मैं उन्हें वृद्धाश्रम ले गया। पापा पूरे रास्ते मुझसे बस यही कहते रहे कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है बेटा, मुझे वृद्धाश्रम मत भेज, मैं घर के ही किसी कोने में पड़ा रहूँगा। मैं केवल तेरा चेहरा देखकर जी लूँगा। तू मुझे खुद से दूर मत कर। तेरी माँ के जाने के बाद तू ही तो मेरा इकलौता सहारा है। तू भी मुझे ऐसे छोड़ देगा तो मैं जी नहीं पाऊँगा बेटा। पापा मुझे बार बार कहते रहे, पर मैंने आपकी बेटी की बातों में आकर उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया और फिर पलट कर कभी नहीं देखा। और अभी 2 दिन पहले ही मेरे पास वृद्धाश्रम के मैनेजर ने फ़ोन किया और बताया कि मेरे पापा की मृत्यु हो गई है। जब मैं वृद्धाश्रम पहुंचा तो वृद्धाश्रम पहुंचकर मैंने देखा कि मेरे पापा ज़मीन पर लेटे हुए थे और उनके सीने पर मेरी तस्वीर रखी हुई थी। दरअसल जिसने पापा को सबसे पहले सुबह उठकर देखा था, उसने बताया कि पापा रात से मेरी तस्वीर को सीने से लगाए हुए कुर्सी पर ऐसे ही बैठे थे और सुबह उठकर उसने जब आकर देखा तब भी मेरे पापा इसी तरह बैठे हुए थे। पर उस लड़के ने जाकर जैसे ही पापा को थोड़ा सा हिलाया तो पापा नीचे गिर गए। उसने डॉक्टर को बुलाया और जांच कराई। तब पता चला कि पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे और इस दुनिया को छोड़कर भी जा चुके हैं। मैं तो अपने पापा के लिए दुखी था ही, लेकिन हद तो तब हो गई जब मुझे आपकी बेटी की सच्चाई का पता चला। और यह सच मुझे कभी पता ही नहीं चल पाता अगर मेरे पापा के दोस्त ने मुझे मेरे पापा के आखिरी पत्र के बारे में ना बताया होता। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पापा ने मेरे लिए एक आखिरी पत्र छोड़ा है और पापा की आखिरी इच्छा थी जो मेरे पापा ने उस पत्र में लिखी हुई थी, वही उनकी आखिरी इच्छा थी। उनकी आखिरी इच्छा को मैंने पढ़ा। मैं जब वृद्धाश्रम पहुंचा, मैंने वह बक्सा खोला जिसे लेकर पापा घर से आए थे। इसमें पापा का कुछ पुराना सामान पड़ा हुआ था। वह बक्सा खोलने पर मुझे नीचे की ओर एक पर्चा मिला और वही पर्चा मेरे पापा का आखिरी पत्र था जो उन्होंने मेरे लिए लिखा था। आप जानना नहीं चाहोगी सासू माँ कि उसमें मेरे पापा ने मेरे लिए आखिरी ऐसा क्या लिखा जिसे पढ़ने के बाद मैं आपकी बेटी से इतनी नफरत करने लगा। अभीर अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछता हुआ बोला, जानती हैं सासू माँ उस लेटर में क्या लिखा था? उस लेटर में मेरे पापा ने मुझे यह सारी बातों के बारे में बताया कि कैसे मेरे ऑफिस जाने के बाद मोनिका उन्हें परेशान किया करती थी। खाना पीना नहाना यहाँ तक कि उनका इस घर में रहना भी मोनिका ने कितना दुश्वार कर दिया था और वह इतना सब कुछ झेल रहे थे केवल मेरी खातिर। और मैं बेवकूफ़ इतना भी नहीं समझ पाया। उन्होंने यह अपने आखिरी पत्र में केवल अपनी बेगुनाही लिखी है। उन्होंने लिखा था कि जिस दिन हम दोनों को पार्टी में जाना था उस दिन तो वह सुबह से ही घर के बाहर थे और इसका कारण था कि मोनिका ने पापा से कहा था कि पापा मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, अभीर को आने में अभी टाइम लगेगा, तो आप जाकर एक बार माँ को देख आइए। पापा ने मुझसे बात करने के लिए कहा था, लेकिन मोनिका ने उनकी मुझसे कोई बात नहीं कराई और कहा कि मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा है तो पापा आपके घर गए थे। अभीर की सास बोली, तुम किस दिन की बात कर रहे हो अभीर? तब अभीर ने अपनी सास को तारीख बताते हुए कहा, इस दिन की बात कर रहा हूँ सासू माँ।
तब अभीर की सास बोली, लेकिन मैं तो उस दिन घर पर थी ही नहीं, मैं तो शहर के बाहर गई हुई थी किसी जरूरी काम से। तब अभीर अपनी आंखों से बहते हुए आंसू को पोंछते हुए और हंसते हुए बोला, वही तो सासू माँ, जब आप अपने घर पर थी ही नहीं तो आपकी लाडली बेटी ने पापा से झूठ क्यों कहा? और इसने मुझे बताया कि पापा पार्क में टहलने गए हैं, बस आते ही होंगे। और पापा के आते ही यह उन पर भड़क पड़ी और मैं इतना बेवकूफ़ था कि मैंने एक बार भी अपने पापा की बात नहीं सुनी। वह बेचारे मुझे अपनी सफाई देते रहे, लेकिन मैं अपनी पत्नी की बातों में आकर इतना अंधा हो चुका था कि मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दिया। मैंने इतना भी नहीं सोचा कि मोनिका को कैसे पता चला कि पापा ने अलमारी के किस हिस्से में और कहाँ गहने और पैसे छुपाए हुए हैं। अलमारी खोलते ही मोनिका को सबसे पहले खाने में ही गहने मिल गए। ना मैंने इतना सोचा कि अगर पापा को गहने चुराने होते या पैसे चुराने होते तो भला वह उन पैसों का चुरा कर करते भी क्या, क्योंकि उनका मेरे अलावा तो और कोई है ही नहीं। क्योंकि उस वक्त मेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे। कहते हैं ना कि जब बुरा समय आता है तो बता कर नहीं आता, बस मेरा भी बुरा समय शुरू हो गया था। या यूँ कहूँ कि मेरे पापा का बुरा समय मेरी बेवकूफ़ी के कारण शुरू हुआ। मैंने अपने पिता की जिंदगी को नर्क बना दिया। उस पत्र में पापा ने इतना सब लिखने के बाद अपनी आखिरी इच्छा लिखी। और आप जानती हैं सासू माँ कि उनकी आखिरी इच्छा क्या थी? उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा यही लिखी थी कि मैं आपकी बेटी को इस घर में ही रखूं और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहूं। वह केवल मुझसे अपनी बेगुनाही साबित करना चाहते थे। उन्होंने आपकी बेटी को गुनहगार साबित नहीं किया, उन्होंने तो केवल खुद को बेगुनाह साबित किया। और मेरे प्रति उनका कितना प्यार था जिसे मैं कभी देख ही नहीं पाया। जब से मेरी माँ की मौत हुई तब से उन्होंने मुझे एक पल के लिए भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन मैंने अपने पिता को उनके अंतिम समय में भी एक जिल्लत भरी जिंदगी दी। अगर मैंने अपने पापा का साथ न छोड़ा होता तो शायद आज भी मेरे पापा मेरे सामने जिंदा होते। शायद मैं अपने पापा को देख पाता, उनसे अपनी हर बात कह पाता। मैं अपने पापा पर भरोसा करता। काश मैं एक बार उनकी बात सुन लेता। राजेंद्र जी का आखिरी पत्र सुनकर अभीर की सास की भी आंखों से आंसू बहने लगे और वह खुद को रोक नहीं सकी। उन्होंने बिना कुछ सोचे बिना कुछ कहे अपनी बेटी को 3-4 तमाचे जड़ दिए और उसे थप्पड़ मारती हुई बोली, तेरी जैसी बेटी से अच्छी तो मेरी कोई बेटी ही ना होती। मैंने तो तुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए, फिर यह सब तूने कहाँ से सीखा? तूने एक बार नहीं सोचा कि जैसा तू अपने ससुर के साथ कर रही है वैसा यदि तेरी माँ के साथ होता तो मुझे कैसा लगेगा? अभीर की सास ने अपनी बेटी को बहुत बुरा भला कहा और यहाँ तक कि उसे बहुत बातों से जलील किया। लेकिन जाते जाते अभीर की सास ने रुक कर दोबारा अभीर से कहा, अभीर बेटा, मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही है और मैं तुमसे यह बिल्कुल नहीं कहूँगी कि तुम तुरंत मेरी बेटी को माफ़ कर दो, लेकिन मैं तुमसे इतना ज़रूर कहूँगी कि तुम्हारे वही पापा जिन्हें तुम्हें इतना प्यार करते थे, जिन्हें एक गलतफहमी के कारण तुमने उनको दूर कर दिया, अगर तुम सच में अपने पापा की इज्जत करते हो तो तुम्हें उनके फैसले की भी इज्जत करनी चाहिए। और अभी तुमने ही बताया कि तुम्हारे पापा की आखिरी इच्छा क्या थी। अभी तुमने ही कहा कि तुम्हारे पापा की आखिरी इच्छा क्या थी कि तुम अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहो। मैं मानती हूँ अभीर, यह सब भूलना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन तुम मोनिका को अपने घर से निकालकर अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन मत करो।
उनके जीते जी तुमने उन्हें बहुत दुख पहुंचाया है और उन्हें जीते जी तो उन्हें बहुत तड़पाया है, लेकिन मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, अपने पिता की मौत के बाद कम से कम उनकी आत्मा को तो शांति दो। जो वे चाहते हैं कम से कम उनकी मौत के बाद तो तुम वही कर सकते हो ना। अपनी सास की बात समझते हुए अभीर ने अपनी पत्नी को घर में रख तो लिया, पर वह उसकी गलती के लिए उसे माफ़ नहीं कर पा रहा था। पर उसने अपने पिता की आखिरी इच्छा मानते हुए उसको घर में रहने दिया। और अब मोनिका अपने पति का अपने प्रति व्यवहार देखकर रात दिन खुद को कोसती रहती। उसने आखिर क्यों अपने बसे बसाए परिवार को उजाड़ दिया। अब वह सोचती है कि उसने अपने ससुर के साथ आखिर इतना गलत क्यों किया। आखिर क्या गलती थी उनकी जो उन्होंने अपने बच्चों के कारण इतना दुख सहा। अब मोनिका को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन अभीर उसकी गलतियों को माफ़ नहीं कर पाया। पर मोनिका को उम्मीद है शायद एक दिन अभीर उसे माफ़ कर देगा। अब मोनिका अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए वृद्धाश्रम जाती। वहाँ के वृद्ध लोगों की सहायता किया करती थी। कभी वह मंदिर जाती है और वहाँ जो भिखारी होते उनको दान पुण्य करती थी, जिससे उसके कुछ तो पाप कम हो जाएं। वह कई बार अभीर से भी माफ़ी मांगती है, लेकिन वह उसे माफ़ नहीं करता है। अभीर को भी रह रहकर अपनी गलती का एहसास होता है। वह सोचता है कि क्यों उसने अपनी पत्नी पर आंख मूंदकर भरोसा किया, जिस कारण आज यह सब उसे भुगतना पड़ रहा है और उसके पिता को घर परिवार से दूर वृद्धाश्रम में जाकर रहना पड़ा था। तो दोस्तों, अभीर ने अपनी पत्नी के साथ जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।